तो आज बच्चों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें एल्कीन वाला सेक्शन हम लोगों ने देख लिया है। अभी थोड़ा एल्काइन को भी डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मैं एल्काइन को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल लेके। तो फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं बच्चों, यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड NCH। यहाँ पे मैंने एल्काइन लिया हुआ है और इसके साथ बच्चों मैंने यूज किया है। पहले मैं बात करूंगा 1 मोल ऑफ HBr। ठीक है, यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने 1 मोल इक्विवेलेंट लिया है। ठीक है, ओनली 1 मोल। 1 मोल इक्विवेलेंट भी लिखा मिलता है तो उसका मतलब 1 मोल है। ठीक है, HBr यहाँ पे आपका 1 मोल है। देन फॉर्मेशन ऑफ ए हम लोग बोल सकते हैं। देन इस ए के साथ फिर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट फिर से जो रिएजेंट यूज किया है बच्चों वो आपका HBr। ठीक है, और ये आपका फिर से इसने 1 मोल क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे सॉल्वेंट आपके, मैंने बोला एरो पे कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, उसका मतलब है नॉन पोलर सॉल्वेंट। CCl4 टाइप आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो वहां से कोई भी आपका ऐसा डिफरेंस नहीं बनने वाला है। तो जो भी चीजें लिखी होती हैं एरोज के ऊपर वो मैं बराबर साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसका मीन क्या होगा, उसकी रिएक्शन किस तरीके से अफेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट होता, पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, लाइक मेथनॉल हो सकता था, एथनॉल हो जाता, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, या बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। तो उस केस में ना ये जो Br दिख रहा है ना माइनस, इसका अटैक नहीं हो पाता। कॉमन सेंस यूज करेंगे अपन तो H+ है तो अटैक कर लेता ना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, लेकिन Br- के आसपास वाटर मॉलिक्यूल लग जाते, पोलर सॉल्वेंट लग जाते, तो Br- का आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज। तो Br- अटैक नहीं करता, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता, या मेथनॉल अटैक करता, या फिर एथनॉल अटैक करता। ठीक है, और कहां से अटैक करता, ऑक्सीजन के लॉन पेयर के साथ से। ठीक है, मैं बताऊंगा वो सारे केसेस अभी, फिर से रिपीट करूंगा। तो क्वेश्चन है कि यहाँ से ए बन चुका है और यहाँ से हम मान लेते हैं कि बी का फॉर्मेशन हो चुका है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ए और बी क्या होंगे। ठीक है, तो साथ में आप लोग ट्राई कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे बच्चों, कोई बता सकता है मुझे। देखो मैं बहुत ही इजी मेथड आपको बताता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, CH। सभी लोग समझो, GOC1, यहाँ से CH3 दिया। अब पहले पता चलना चाहिए कि ये जो बीच में पाइलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पाइलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट इधर से इधर हो, ये मूवमेंट इधर से इधर हो। पहली चीज तो यही समझ लो। ठीक है, रूल्स में यही पहले समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे फॉरवर्ड कराते हैं, कुछ बैकवर्ड कराते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। यस रोहित, बिल्कुल राइट साइड। तो देखो यहाँ पे CH3 ऑलरेडी दे रखा है बच्चों। तो CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। CH3 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होता है, आपको बहुत ही अच्छे से पता है। और दूसरा आप ये भी समझो बच्चों, यहाँ पे एक तो ये हो गया कि CH3 वर्किंग एज ए प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जब रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से इधर, बिकॉज इधर से पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो पाई ऑब्वियसली फ्रंट अपने सामने की तरफ भागेंगे। समझ में आ रहा, राइट साइड में ही शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरा रीजन और समझ, दूसरा रीजन क्या कहता है, दूसरा रीजन ये कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल गिवन है CH3, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ये वाला कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ये भी कार्बन कैसा है, बैलेंस ही 4 ध्यान रखना है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड। और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आप मुझे बताओ कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो s परसेंटेज होता है वो बहुत अधिक होता है, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी, बहुत अधिक होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो बहुत ही तेजी से क्या करेगा, इस sp3 का s परसेंटेज ऑब्वियसली बच्चों sp के सामने कम होगा ना। तो इस केस में यहां से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या पूरे के पूरे ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों यहां से इस तरफ मूव करेंगे। दो रीजन समझ में आ रहे हैं, दोनों रीजन क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन हमारा है कि इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करें बाकी चीजों को। ठीक है, तो पहले बताओ ये चीज समझ में आई है सभी को, किसी को अगर डाउट है यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, माइक बच्चों आपका सभी का अनम्यूट है। ठीक है, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ साथ में। यस, नो डाउट, ओके, थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं आप यहाँ पे ये तो समझ में आ चुका है। अब यहाँ से इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से प्रोसीड होने वाला है। 1 सेकेंड। ठीक है,
अब यहाँ से इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से आएगा, आपको रिजल्ट पता चल चुका है कि जो पाइलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट किधर से किधर होने वाला है बच्चों, लेफ्ट से राइट में। तो मतलब इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लियर। ठीक है, ये हो गया है पाइलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। करेक्ट। तो अब देखते हैं, तो पहले अपन क्या करते हैं, पाई को मूव कराते हैं। हाँ, इस पाई को मैंने यहाँ मूव करा है, यहाँ पे माइनस हो गया डेल माइनस, यहाँ पे डेल पॉजिटिव हो गया, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से CH3, ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बचेगा, ये आपका CH, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब सामने से कौन आएगा, HBr। तो HBr आपको पता है यहाँ से रिलीज करने वाला है H प्लस आयन और Br माइनस आयन। नीचे है नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वो तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, तो Br यहाँ पे फ्री है आसानी से अटैक करने के लिए। तो सबसे पहले अटैक किसका होगा, H प्लस आयन का, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक हो गया, आरडीएस डिफाइन हो जाएगी। तो बताओ पहली स्टेप से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा CH3, नाउ दिस इज अ कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड दिस इज CH2, ये मिलेगा आपको। ये बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को, बताइए जरा, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है। परफेक्ट। अब यहाँ से Br माइनस की बारी है, तो बेटा सेकंड स्टेप, यस Br माइनस की, तो Br माइनस अब यहाँ पे अटैक करेगा। यस, जब ये अटैक करेगा तो देखो क्या आंसर बनेगा, हम इलेक्ट्रोफ्लेक्स सेंटर है ना, तो यहाँ से बनेगा CH3, नाउ दिस इज कार्बन, यहाँ पे आपका ये ब्रोमीन आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वैलेंसी 4 होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट, सारे रूल्स को ध्यान रखना है, कहीं गलती नहीं होगी, एक बार में आंसर बनेगा सही। अब ये बन गई स्पीसीज। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं इसका मूवमेंट किधर कराऊं बच्चों, फॉरवर्ड कराऊं या बैकवर्ड कराऊं, बताओ मुझे किस डायरेक्शन में कराना चाहिए मुझे। आप लोग बिल्कुल बता सकते हो किस डायरेक्शन होना चाहिए, आई थिंक आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि बच्चों हेलोजन से यहाँ पे संदेश से बोला फॉरवर्ड। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज। अमूल्य बेटा प्लीज टाइप करके आप आंसर दे सकते हो, एंड समीरा, यस, यशराज, राधिका, यशस्वी, ओके, इंगोली मैम गुड मॉर्निंग, यस यस, ओके, अमूल्य बताओ बच्चों, तो मैं मूवमेंट किधर से किधर कराऊं, यहाँ पे राइट साइड में सुशांत ने बोला है, रोहित ने बोला है फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओके, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, लेट्स चेक क्या आंसर बनता है। तो अब ध्यान दो, मैंने आपको डिस्कस किया था कि बच्चों ब्रोमीन के साथ हेलोजन दिख रहा है ना, ये हेलोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि बेटा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हम लोग कोई एस्टिक स्ट्रेंथ की बात तो कर नहीं रहे हैं, ना ही हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट को लेके। तो मैंने हमेशा आपको कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि जब भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात की जाएगी, तो वहां बच्चों हेलोजन कैसे वर्क करेगा, बताओ, म्यूजियमरिक इफेक्ट, रेजोनेंस को शो करेगा। परफेक्ट, वहां पे आपका माइनस आई इफेक्ट को शो नहीं करने वाला। परफेक्ट, बिल्कुल रोहित। तो देखो यहाँ पे लॉन पेयर है, यहाँ पे फिर देखो ब्रोमीन के पास क्या है बच्चों, लॉन पेयर है, यहाँ पे देन सिंगल बॉन्ड है, देन ये डबल बॉन्ड है। तो कंजुगेशन मिला कि नहीं मिला, और लॉन पेयर के साथ पाई जब कंजुगेशन में होता है तो लॉन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। परफेक्ट। तो बेटा पाई बॉन्ड यहाँ पे पहले तो शिफ्ट होना चाहिए, पाई बॉन्ड पहले शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव। परफेक्ट, ये समझ में आ गया। ओके, अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। अब इसके सामने बच्चों आएगा वही HBr। ठीक है, अब HBr का मैंने फिर से एक मोल लिया था ना, यहाँ पे फिर से HBr आया, अब क्या होगा, ये फिर से आयोनाइज होगा, H प्लस एंड Br माइनस, है ना। यहाँ पे सॉल्वेंट आपका कैसा है, नॉन पोलर, तो Br माइनस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो Br माइनस फ्री अटैक करने के लिए पहली स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो H प्लस आयन यहाँ पे अटैक करेगा। मैं सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। H प्लस आयन यहाँ अटैक कर देगा, सीधा मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। CH3 देन कार्बन, ऊपर बच्चों ब्रोमीन प्रेजेंट था। अब सुनना ध्यान से, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ब्रोमीन अपने लोन पेयर्स को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। देखो जैसे पाई इधर जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, समझो ध्यान से, इस कार्बन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंट हो चुका है। ऊपर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कार्बन रेजोनेंस के थ्रू भी ऊपर से स्टेबल होगा, ब्रोमीन के लोन पेयर्स है। उधर CH3 दिख रहा है, तो यहाँ से आपका हाइपर कंजुगेशन वगैरह भी इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबल होगा। तो ये बहुत ही अच्छा खासा क्या है आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है। परफेक्ट।
और आपको पता है पहली स्टेप क्या होती है, स्लो, H प्लस आयन का अटैक होगा। नाउ सेकंड स्टेप बहुत फास्ट होती है। जब बहुत फास्ट होती है तो लोन पेयर ऊपर से आना चाहेगा उस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या Br माइनस जो आपको दिख रहा है इसका अटैक फास्ट होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज सेकंड स्टेप ऑलवेज फास्ट। तो यहाँ पे आपको ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH3 मिलेगा। नाउ दिस इज ब्रोमीन। तो बच्चों आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि ये जो बना है प्रोडक्ट, ये जैमिनल है कि विशनल है? विशनल में तो बच्चों बी आता है ना, एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन लगे हुए उसको बोलते हैं अपन विशनल। तो यहाँ तो एक ही कार्बन से लगा है, तो दिस इज कॉल्ड जैमिनल। जैमिनल का मतलब होता है सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो दिस इज जैमिनल प्रोडक्ट। परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ तक। सभी को समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग ट्राई करना। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों आपका CH3, नाउ दिस इज CH2 एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके सामने बच्चों हम लोग यूज करना चाह रहे हैं HCl, देन फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल A, देन HCl के बाद बच्चों हम लोगों ने यूज किया है हाइड्रोजन आयोडाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ B। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? जल्दी से बच्चों आंसर निकालो, क्या आंसर बनना चाहिए यहाँ पे? यस, देखो मैं एक बार ना फिर से ट्राई करता हूँ, ठीक है, फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो आपको आपके सामने बच्चों एल्काइन दे रखा है, ठीक है। एल्काइन आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, परफेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। अभी यहाँ से सामने से HCl है, एरो पे कुछ भी नहीं है, तो बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है। पाई बच्चों किधर से किधर मूव करेगा, मैं रीजन ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, सभी बच्चों को प्लीज समझो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पाई का मूवमेंट इधर से इधर ही होगा, ठीक है। तो पाई को आप इधर से इधर मूव करा दो, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। H प्लस आयन बच्चों कहाँ अटैक करेगा? पहला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का होता है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी इजी, हो गया आराम से, ठीक है। अब सीधा मैकेनिज्म करा सकते हो, कोई ऐसी इशू नहीं है। आप यहाँ पे सीधी सेकंड स्टेप ले लो, सेकंड स्टेप भी ले लो साथ में, दिस इज सेकंड स्टेप। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर बच्चों देख लो यहाँ से, पहली स्टेप में क्या बनेगा, ये हो गया है CH3, यहाँ से आपका CH2, नाउ दिस इज कार्बन, इसके साथ ऊपर यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, तो अपन बेटा क्लोरीन ही लगाने वाले हैं, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट चल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट है बेटा यहाँ से आपका ये CH2, पहली स्टेप समझ में आ गई सभी बच्चों को। अब सेकंड स्टेप क्या होगी? सर यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये तो बन चुका है आपका ए। अब क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है बच्चों? लोन पेयर्स, ध्यान दो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर्स। तो मैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ, बिकॉज HI अटैक करने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होने वाली है। तो बच्चों जो बी बनेगा प्रोडक्ट ए के सामने, ये जो ए दे रखा है ना, इसके सामने बच्चों HI आने वाला है ना। तो आपको पता है कि लोन पेयर, अब जो हेलोजेंस के लोन पेयर है ना, वो वर्क करेंगे, तो अब हेलोजन वर्किंग एज प्लस एम ग्रुप, अदर बच्चों माइनस आई की तरफ वर्क करता है, अगर एचडी को बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह होती इस, ठीक है। अच्छा, अब लोन पेयर्स बेटा, लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन है। तो लोन पेयर्स के साथ जब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होता है, तो बेटा लोन पेयर्स पाई को पुश करते हैं, ठीक है। तो लोन पे बेटा पाई इधर से इधर चला जाएगा, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, बस। अब एच आई दिख रहा है, तो यहाँ से H प्लस है, यहाँ से I माइनस है, सीधा अटैक करा लो। H प्लस आयन का अटैक यहाँ पे, I माइनस का अटैक यहाँ पे। तो यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा C2H5। मैंने CH3 और CH2 को मैंने मॉलिक्यूलर फेज में लिख दिया है, और बाकी बच्चों यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आपका आयोडीन, एंड नाउ दिस इज CH3, CH2 से CH3 बन जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ गया? यहाँ पे जो हेलोजन है ना बच्चों, ये वर्किंग एज प्लस एम ग्रुप, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग बच्चों चल रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। इजी मेथड है, सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है? यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट। यस सुशांत, थैंक यू बेटा, बिल्कुल। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, जिससे आपको चीजें थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो। एक मैंने कंपाउंड आपको ये दिया है, और इस कंपाउंड के सामने यहाँ बच्चों इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका बॉन्ड लाइन न्यूट्रिशन है, और इसके सामने बच्चों मैंने यूज किया है HCl। अब देखो, मैंने डबल बॉन्ड भी ले लिया मॉलिक्यूल में, ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिया। अब हमारा आंसर कैसे बनेगा? तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी बच्चों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले, ठीक है,
और उसी के साथ में मैं एक केस और लेना चाहता हूं आपको यही समझाने के लिए। ये फर्स्ट केस है, एक केस मैं और लेता हूं। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ऊपर वाले में रेजोनेंस आपको दिख रहा है कि बच्चों बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं है। डबल देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, देन सिंगल है, देन आपका यहाँ से सिंगल है, देन डबल है, कोई रेजोनेंस नहीं है बच्चों बिल्कुल। सेकेंड में देखो मैं रेजोनेंस करके देता हूँ, लाइक दिस, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल में देखो यहाँ पे रेजोनेंस वर्क कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले में रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या दोनों के आंसर सेम रूल से फॉलो होंगे या डिफरेंट रूल से फॉलो होंगे? तो बच्चों प्लीज कीप इन माइंड, मेरी हमेशा रिक्वेस्ट आपसे रही है कि आप जीओसी 1 को जितना ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो कर लो। आपको जितने डाउट्स मुझसे पूछने आप मेरे साथ पूछ लो, है ना, मुझे ग्रुप पे डालो, मुझे पर्सनली डालो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जीओसी 1 जितना स्ट्रांग होगा, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो फंसते पता है कहाँ पे हैं, उनका जीओसी वीक होता है। जीओसी वीक होने का मतलब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में आप रट्टा मार नहीं सकते हो, चीजें बदल जाएंगी, आंसर बदल जाते हैं, रूल्स बदल जाते हैं। तो अगर नेमिंग रिएक्शंस हैं तो आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आजकल नेमिंग रिएक्शंस आ ही नहीं रही है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन तो ये है, आने के चांसेस उनके 1 से 2% है नेमिंग रिएक्शंस के, उनके बेस के ऊपर अधिक क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक पे क्वेश्चन आते हैं, उनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको जानना जरूरी है। इसलिए बोलता हूँ जीओसी 1 को मैंने बहुत टाइम लिया था, 1 मंथ पढ़ाया था, इसलिए क्योंकि आपको चीजों को समझ सको। अब समझो यहाँ पे क्या प्रोसेस होने वाला है, ऊपर रेजोनेंस नहीं है, नीचे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा पहली स्टेप में बताओ मुझे, तो मैं ना थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ रूल्स के बारे में, इधर इस साइड में ना मैं रूल्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो बच्चों। फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट केस में दिख रहा है कि सर इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मैं किसका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट में किधर से किधर कर रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हो कि सर ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, फिर बीच में ये वाला कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इधर सामने वाला ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा डबल बॉन्ड वाला। तो जो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, उससे इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे और इससे इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों साइड आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो अब मैं बात करने वाला हूं कि जब रेजोनेंस नहीं हो तो उस केस में पाई का मूवमेंट कैसे कराना है। तो मैं बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बेस पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है बच्चों वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत ही क्लियर है। जब रेजोनेंस नहीं होगा, मैं उस केस की बात पहले कर रहा हूं, ठीक है, जैसे इस टाइप के केसेस की। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज कार्बोकैटायंस रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वहीं ज्यादा होगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मिलेगी। तो चलो ठीक है, मैं दो केसेस के ऊपर स्टडी करूंगा। पहला केस मैंने लिया यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज CH एंड डबल बॉन्ड एंड CH3। अब इसके साथ अगर बच्चों में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लेके आता हूं, लाइक HBr, लाइक HCl, ठीक है। अब जैसे पता है कि पाइक्रोन्स का मूवमेंट यहां से यहाँ होगा, ये हो जाएगा डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव, तो यहां से मिलेगा प्रोडक्ट, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये CH प्लस हो जाएगा पूरी तरीके से, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी दिस इज बच्चों CH2 ओनली, तो यहां से बन जाएगा CH3। ठीक है, ये बन गया सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। मैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पहला केस लिया। अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस मैंने यहाँ पे लिया CH3, नाउ दिस इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके सामने बच्चों लिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है, जैसे HCl वगैरह आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो पाई का मूवमेंट इधर से इधर ही होगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, तो यहां से मिलेगा CH3, और ये आपका डबल बॉन्ड यहां से हो जाएगा। नाउ दिस इज CH, यहाँ पे CH2 हो जाना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि एक तो ये वाला कार्बोकैटायन मिला है, दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड कार्बोकैटायन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है बच्चों उसके ऊपर। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन का मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे डबल बॉन्ड है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बताओ बच्चों, इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो आपको पता है बहुत ही अच्छे से कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे दिख रहा है बच्चों, एक ऐसे कार्बन पे दिख रहा है जिसका जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, sp2 है। परफेक्ट, करेक्ट, समझ में आ रहा है? sp2 का कोई तीन ही सिग्मा दिख रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अरे ये वाला कार्बन ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
और नीचे वाला देखो तो यहाँ पे 2 ही सिग्मा दिख रहे हैं, अरे एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, ऑब्वियसली आप हाइपर भी लगा सकते हो, नो इशू। लेकिन आप ध्यान से ये समझो कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बात कर रहा हूँ, क्या पॉजिटिव कहाँ पे स्टेबल है दोनों वाले केस में। तो पॉजिटिव ऊपर अधिक स्टेबल है बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम नो डाउट दोनों जगह कार्बन ही है, तो यहाँ पे आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो अधिक स्टेबल कहाँ होगा, तो मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नीचे वाला sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन की sp वाले की, सॉरी दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऐसे एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब नीचे वाले पे पॉजिटिव चार्ज है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू जो ऊपर आपका CH प्लस वाला केस है, समझ में आ रहा है, वो बिकॉज वो sp2 है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जो sp है अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में वो अपनी अनस्टेबिलिटी शो करता है। तो दैट्स व्हाई जो ऊपर वाला है ये आपका होगा मोर स्टेबल। तो सैचुरेटेड कार्बोकैटाइंस ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कार्बोकैटाइन। समझ में आ गया। सामने एक HCl दे रखा है, वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ, इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो बच्चों दिख रहा है आप सभी को, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी शो करेगा, और ऊपर देखो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके कंपैरिजन में ऊपर वाले की स्टेबिलिटी अधिक ऑब्वियसली हो जाएगी बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली वो मोर स्टेबल होगा। समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, तो जहां पे रेजोनेंस नहीं है तो उस केस में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। आप रोटेशन किसका करना चाहोगे, आप रोटेशन उससे कराना चाहोगे जहां से स्टेबल कार्बोकैटाइन आपको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बस कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले आप ट्रिपल बॉन्ड की तरफ नहीं जाना चाहोगे बिकॉज वहां से मिलेगा अनस्टेबल कार्बोकैटाइन। तो स्टेबल बच्चों कहां से मिलेगा, डबल बॉन्ड वाले सेक्शन से। तो बस यहीं से पाई को रोटेट करा दो फ्रंट फॉरवर्ड, तो बेटा यहां से इधर मूवमेंट करा दो, यहाँ पे डेल माइनस यहाँ पे डेल पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मन चाहे किसे किधर भी किसी को रोटेट नहीं करा सकते, रूल से अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो ये देखो बच्चों यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, बनेशियल था। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये आपका माइनस हुआ था तो इसको अपन ना यहाँ पे 3 लगा लेते हैं हाइड्रोजन ऑलरेडी, और एक यहाँ पे Cl, बाकी आपका ये हाइड्रोजन, करेक्ट। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये कैसे बना है बिकॉज इसके पीछे जो रूल्स है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। सभी को समझ में आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहीं पे दिया था जब रेजोनेंस होगा जैसे इस तरीके से। अब हमारा आंसर कैसे बनेगा, अगर इसके सामने बच्चों लिया है मैंने HCl, व्हाट इज द आंसर। ऊपर रेजोनेंस नहीं था तो आंसर कैसे निकाला है वो समझ में आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस को लेके। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। तो देखो अब यहाँ पे रेजोनेंस है तो मैं आंसर फिर कैसे निकालूं, कोई बताएगा कोई मुझे, बताओ बच्चों। एक रूल्स और होता है, मैं रूल्स में बता देता हूँ कि जब एल्कीन और एल्काइन की दोनों में कंपैरिजन की जाए और एक्टिविटी को लेके, तो एल्कीन की एक्टिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को लेके बिकॉज, हाँ बिकॉज वहां से मिलता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी, यस मैं लिख देता हूं, एल्कीन की रिएक्टिविटी अधिक होती है एल्काइन से। ठीक है, एल्काइन मॉलिक्यूल से। नहीं तो आप सोचोगे सर एल्काइन पे ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एल्काइन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एल्काइन से इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज ऑफ स्टेबल कार्बोकैटाइन आपको देखने को मिलता है एल्कीन में, और एल्काइन के अंदर बच्चों आपको स्टेबल कार्बोकैटाइन मिलता ही नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई एल्कीन की स्टेबिलिटी, एल्कीन की एक्टिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के साथ। परफेक्ट है, बिल्कुल से आंसर संदेश। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारा आंसर कैसे निकाला जाए, कोई बताएगा मुझे। यहाँ पे रेजोनेंस है बच्चों ना, यहाँ पे रेजोनेंस है, और फिर हम लोग यहाँ पे आंसर किस तरीके से। अब देखो ध्यान से यहाँ पे होगा क्या, मैं चलो दोनों केसेस को लेके ही समझाता हूँ आपको। पहला केस भी लेता हूँ, सेकंड केस भी लेता हूँ, समझना ध्यान से। मैंने, चलो आपका ऐसा मानना है, मैं पाई को, आपने क्या किया कि सर यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, इधर से इधर मूवमेंट जा रहा है, ठीक है मैं करता हूँ। मैंने चलो पाई को ना इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है, और आपको दिख रहा है कि जो, आप ऐसे मत बोलना कभी बच्चों कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड के पास हैं, ऑब्वियसली, लेकिन उसका एस परसेंटेज ना बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आपके डबल बॉन्ड है।
और जहां बच्चों एस परसेंटेज ज्यादा होता है ना, आप समझो ध्यान से, जहां पे एस परसेंटेज ज्यादा होता है उसका मतलब पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन एस सबसेल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, एटम कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पे डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज एस परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये भी होता है, एस परसेंटेज बढ़ने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। बात बस समझो बेटा, एस परसेंटेज ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपके दिमाग की एक चीज खत्म करना चाहता हूँ, जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से पुश करेंगे डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा। इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है? ऐसा कुछ भी यहाँ पे है नहीं, हम लोग रूल्स के लेवल पे ही बात करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दोनों के दोनों कार्बन आपकी sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, जहां पे s परसेंटेज ऑब्वियसली ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टोटली डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब बच्चों न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उन दोनों के न्यूक्लियस के क्लोज में क्या होगा बच्चों, पूरी सब बात को समझो, उन दोनों कार्बन के न्यूक्लियस के क्लोज में पहुंचाएंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट, समझ में आ गया? बिकॉज एस परसेंटेज बिल मैक्सिमम। अब इधर आ जाओ, इस डबल बॉन्ड वाले केस में क्या है सर, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका एस परसेंटेज sp वालों से कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे न्यूक्लियस क्लोज, लेकिन इतना नहीं आएंगे जितना आपके किसमें होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा न्यूक्लियस से क्लोज है तो उनका जाना ही मुश्किल होगा ना, वो क्या आराम से मोबाइल क्या आराम से मूव कर सकते हैं, बताइए मुझे, क्या वो इजिली और आराम से मूव कर सकते हैं? तो चलो, ये मैंने पहला रूल्स बताया, वो नहीं मूव कर सकते हैं, इस बात को मैंने पहले फिनिश कर दिया, ठीक है? जो भी आपके दिमाग में चल रहा था उसको मैंने पहले क्लोज किया है। अब सुनना ध्यान से, मैं दोनों केसेस की बात करता हूँ। चलो, पहले केस में ना मैंने पाई को इधर से इधर शिफ्ट किया। मैं बेटा बात करूं जहां पे रेजोनेंस है, जहां पे रेजोनेंस नहीं था वो केस ऑलरेडी हो चुका है, मैं बता चुका हूं, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, जब पाई को मैंने बाहर की तरफ शिफ्ट किया तो हमारा देखो आंसर क्या बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस प्लस पे अटैक करा दो आप यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, कार्बोकटाइन बना लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ ना मैं कार्बोकटाइंस को बनाता हूँ, तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सर यहाँ तो हो गया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो गया माइनस, मतलब ये आपके अटैच होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, CH3 बन गया है। परफेक्ट। अभी जो कार्बोकैटाइन बना है, अब उसके ऊपर अटैक Cl का करा लो आप। अगर आप Cl का अटैक कराओगे तो क्या बनेगा वो भी देख लो। यहां से ये स्पीसीज ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज क्लोरीन, यही तो आंसर मिलेगा। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। यहाँ पे कार्बोकैटाइन कैसा है बच्चों, कैसा कार्बोकैटाइन है, सैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड कार्बोकैटाइन। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी अपनी शो करेगा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, पाई को हम लोग ना इस ट्रिपल बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कराता हूं, ट्रिपल बॉन्ड को बाहर, क्योंकि ये बाहर की तरफ ही शिफ्ट होने वाले हैं। ये रूल्स मैं पहले बता देता हूं कि दोनों के दोनों बाहर की तरफ ही शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये बाहर की तरफ शिफ्ट कराएंगे तो फिर क्या आंसर मिलेगा, देखते हैं। डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होने वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे लगा लो आप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इस पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। परफेक्ट है। नो डाउट दिस पॉजिटिव इज अनस्टेबल, ये पॉजिटिव आपका है अनसैचुरेटेड, दिस इज अनस्टेबल। लेकिन जब इस पे हेलोजन अटैक करेगा ना, तो हेलोजन का अटैक करने से यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, ये कुछ ना स्पीसीज इस तरीके से बनेगी और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक हेलोजन, कौन सा, क्लोरीन, ये आ गया क्लोरीन। और क्लोरीन के पास प्रेजेंट है बच्चों आपके लॉन पेयर्स, है 3 लॉन पेयर। तो लॉन पेयर सिंगल एंड डबल, देखो लॉन पेयर सिंगल एंड डबल, तो ये वाला सेक्शन क्या दिख रहा है, यहाँ से रेजोनेंस दिख रहा है, और रेजोनेंस देखने का मतलब स्टेबिलिटी ऑब्वियसली प्रोडक्ट की ज्यादा हो सकती है। लेकिन नाउ कम्स ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्या हेलोजन क्लोरीन के साथ लॉन पेयर्स आपको दिख रहे हैं, बताओ मुझे, दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, तो लॉन पेयर, देन आपका सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो नीचे ये केस ध्यान रखना बच्चों, जब रेजोनेंस नहीं है तो हम कैसे आंसर निकालते हैं वो आपको मैं बता चुका हूं। और जब रेजोनेंस होगा तो उस केस में आंसर कैसे निकालना है, उस केस में आपको जो बना प्रोडक्ट है उसका बेस पे आंसर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस ऑलरेडी वर्क कर रहा है, ठीक है? तो रेजोनेंस को मेंटेन कर रहा है बिकॉज हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है। तो जो आपका इससे बनेगा प्रोडक्ट, उसमें यहां अटैक करेगा आपका क्लोरीन, तो इस क्लोरीन के जो लॉन पेयर्स होंगे वो रेजोनेंस करने वाले हैं इस इधर वाले जो ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई है, जो बचा हुआ है डबल बॉन्ड अभी, उसके साथ। तो रेजोनेंस करने की वजह से ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल, एक तो मैंने इजी ट्रिक बताई है, मैंने किसी इफेक्ट का नाम नहीं लिया है, मैंने कोई इफेक्ट का नाम लिया है कि कहाँ पे कौन प्लस एम कर रहा है, कौन माइनस एम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है।
मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्यों करना है। अब मैंने एक ये भी बोला था कि सर यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो उनका जाना बहुत डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब हम बनाएंगे प्रोडक्ट ना, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एनर्जी और हीट उन सबको हम लोग यूज करने वाले हैं, बिकॉज मुझे चाहिए प्रोडक्शन। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड को मैं रोटेट कराऊंगा तो फिर यहां से क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव पे अटैक एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो करेगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस करने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका आपका हो जाएगा मेजर आंसर। ऊपर आपका रहेगा माइनर आंसर, बिकॉज अगर यहाँ पे क्लोरीन अगर आप जोड़ भी देते हो तो उसके साथ कोई रेजोनेंस नहीं होने वाला। ठीक है, लोन पेयर क्लोरीन का, देन सिंगल बॉन्ड, इधर फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो कोई रेजोनेंस भी नहीं होने वाला। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो बनेगा आपका नीचे वाला मैक्सिमम। अब बात करते हैं नेक्स्ट अदर कॉन्सेप्ट की तरफ, ध्यान देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लेने वाला हूं CH2 एंड डबल बॉन्ड CH, एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम क्या बच्चों, ब्यूटा 1,4 डाइईन। ठीक है, ये इसका नाम है। यस, इसके सामने बच्चों मैंने यूज किया है HCl, मैंने यूज किया यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर, देखो मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला केस लिया, अब मैं डबल बॉन्ड वाला केस लेना चाह रहा हूं, वो भी आपके रेजोनेंस के साथ। बताओ यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, सुनना बच्चों ध्यान से, कॉन्सेप्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे रेजोनेंस दिखेगा। इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया था आजकल के एग्जाम में, जो आपको संडे एग्जाम हुआ था ना, वो संडे एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, है ना। टोटल प्रोडक्ट है ना, टोटल जो पॉसिबल प्रोडक्ट है उसमें से कौन कौन से ऑप्शंस मैच करते थे, ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसी को रिलेट करता हुआ। तो देखो बेटा, सबसे पहले रेजोनेंस, आप चाहे रेजोनेंस इधर कराओ, बिकॉज पाई के साथ पाई है, मॉलिक्यूल्स आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, देख सकते हो, यहाँ से एक आप सिमेट्री पास करा सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इक्वल पार्ट में दिख रहा है दोनों साइड। तो आप चाहे पाई का मूवमेंट इधर से इधर कराओ, चाहे पाई का मूवमेंट इधर से इधर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब कुछ ठीक ठाक है। अब सुना ध्यान से, मैंने क्या करा बच्चों, पाई का मूवमेंट सपोज मैंने इधर करा दिया। ठीक है, जैसे मैंने कराया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। प्लस आते ही ना, सामने HCl दे रखा है, तो इसका अटैक अपन कराएं तो H प्लस साइन का अटैक यहाँ पे हो जाएगा, सीधा करा लो। अब ये बन गया आपका CH2, नाउ दिस इज डबल बॉन्ड एंड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इस पे CH पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया है CH3। सभी को समझ में आ रहा है, बताइए बच्चों, तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, अब Cl माइनस को अटैक होना चाहिए था, कोई इश्यू नहीं है, Cl माइनस का अटैक होना चाहिए था, होगा भी, लेकिन वो माइनर में आएगा। तो जैसे पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आते ही नो डाउट सेकंड स्टेप विल बी फास्ट। लेकिन मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा तो यहाँ पे सीन देखो क्या क्या होने वाला है, समझना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जब डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन हो, वहां पे इस रूल्स को लगाने, इसलिए GOC1 पे हमेशा ही आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, रूल्स को रटना नहीं है किसी भी चीज को। अब यहाँ से पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ऑब्वियसली कि इसकी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, मैं कराऊंगा। आप Cl माइनस का अटैक करा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक बनेगा प्रोडक्ट, बिल्कुल बनेगा, मैं मना नहीं करने वाला। लेकिन कंजुगेशन भी हो रहा है तो उस केस को भी मैं लेने वाला हूँ, और जो Cl का अटैक है वो भी आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा भी। ठीक है, तो मैंने रेजोनेंस करा दिया। रेजोनेंस जैसे कराया तो यहाँ पे देखो, आपको पता ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा था ऐसा, वो यहाँ से निकलेगा यूं और ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ से निकलेगा और इस तरफ जहां पॉजिटिव दिख रहा है ना, वहां पे जाके शिफ्ट होगा। मतलब समझ लो पूरा का पूरा, मैं बहुत ही सिंपल लॉजिक से बताने वाला हूँ। आपको मैं पहले भी रेजोनेंस में बता चुका हूँ वाला पॉइंट, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पाई है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये बॉन्ड यूं दिख रहा था ना, ऐसा घूम जाएगा बस। तो यहाँ से ये पूरा, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ये जाएगा इस तरह, और जो इस कार्बन इलेक्ट्रॉन था ना ये वाला, ये वहीं रहेगा, बस ये उठ के ऐसा घूम जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट स्पीसीज आपकी बनेगी यहाँ पे CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बच्चों CH, दिस इज डबल बॉन्ड, एक्चुअली CH, एंड नाउ दिस इज CH3। वैलेंसी सभी की पूरी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेटा पूरा का पूरा रेजोनेंस करा दिया मैंने लास्ट टर्म तक। तो आपको अब दिख रहा होगा कि सर रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रेजोनेंस आपको दिख रहा है, देख रहे हैं ना, परफेक्ट। बताइए मुझे, तो यहाँ से मैं इसका रिजल्टेंट क्या लिखूं, इसका मैं रिजल्टेंट जो हाइब्रिड होता है मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। मैं लिख लूं यहाँ पे CH2, देन सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH, देन सिंगल बॉन्ड CH, नाउ दिस इज CH3। तो यहाँ पे बच्चों में डैश 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 लगा दूं मैं, तो यहाँ पे डैश डैश, ये डैश डैश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया है, दिस इज एक्चुअली रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में बहुत डेप्थ से पढ़ा है। और बच्चों मूवमेंट किसका हुआ है, बेटा अभी देखो पॉजिटिव यहाँ था ना, तो पॉजिटिव यहाँ से चल के कहाँ पहुंचा है,
इस पॉइंट तक ना, तो ये पॉजिटिव का ही मूवमेंट है, दिस इज कंप्लीट होल पॉजिटिव मूवमेंट। तो पॉजिटिव के मूवमेंट को मैंने रेजोनेटिंग हाइब्रिड से कर दिया रिप्रेजेंट, किसी कोई डाउट नहीं। अब इसी रेजोनेटिंग हाइब्रिड से हम बनाने वाले हैं बच्चों प्रोडक्ट। अब सुनना ध्यान से, अब हमारे सामने Cl माइनस प्रेजेंट था, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अब Cl माइनस का हम लोग अटैक करते हैं, तो Cl माइनस का अटैक हम कहाँ कहाँ करा सकते हैं? तो बेटा Cl माइनस का अटैक एक तो हम लोग करा सकते हैं इस पॉइंट पे जब पॉजिटिव यहाँ था, और दूसरा हम करा सकते हैं टर्मिनल पोजीशन पे। दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज है। आप अटैक यहाँ कराओ इस पोजीशन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव जहां जहां हम वही अटैक कराने वाले हैं, तो दो जगह अटैक मैं करा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसको फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से लिखिए, ध्यान दो। यहाँ से जो स्पीसीज मिली थी वो थी CH2, देन सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH, देन सिंगल बॉन्ड, नाउ दिस इज CH3 एक्चुअली। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जिस तरीके से हुआ था यहाँ तक, तो ये मैंने फिक्स कर दिया कि पॉजिटिव का मूवमेंट है। एक बारी पॉजिटिव आया था यहाँ पे, और लास्ट में पहुंचा पॉजिटिव यहाँ पे। इसमें हमारे दो केसेस होंगे, और दोनों केसेस को मैं स्टडी करूंगा। पहला केस, फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2 पॉजिटिव, जो बच्चों ऊपर ही मिला था, आप ध्यान से आपने देखा था, डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH, नाउ दिस इज CH3। और ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस को देखो, मैं इधर लिखता हूँ जो लास्ट में आपको डिफाइन हुआ, तो लास्ट वाले को हम क्या बोल सकते हैं बताओ मुझे? ये आपका ऊपर वाला था सेक्शन का, जब पॉजिटिव आपको दिख रहा था। अच्छा, ये वाला सेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम ले लें तो ये आपका CH2, और यहाँ से आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ से CH, नाउ दिस इज CH प्लस, और यहाँ से आपका CH3। जरा कंपेयर करते हैं ऊपर वाले सेक्शन को। जो मेन मॉलिक्यूल्स गिवन था वो क्या था? मेन मॉलिक्यूल्स था आपका, यहाँ पे ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH, और इसके साथ था आपका डबल बॉन्ड CH2, यही था ना? और इसी में आपके पाई का मूवमेंट मैंने कहां से कहां कराया था? पाई का मूवमेंट मैंने इधर से इधर कराया था, तो बच्चों यहाँ पे माइनस हुआ था, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बेटा रेजोनेंस किया था, तो फिर एक पॉजिटिव आपका यहाँ पहुंचा था जब ये पाई इधर से इधर गया था। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि देखो, एक तो पॉजिटिव ये वाला सेक्शन आपको मिलेगा, और एक पॉजिटिव इनिशियली आपको यही मिला था। तो दोनों को मैंने फिर से आपको समझा दिया है, जो पहली चीजें आपकी हुई थी। अब सुनना, अब मैं अटैक करूंगा यहाँ पे Cl माइनस को, एक एक स्टेप को समझ लो ध्यान से, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। Cl, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑलरेडी हो चुका था, देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो इसी कार्बन पे ही होगा जो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यही होने वाला है। ठीक है, अगर पाई इधर से इधर कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पोजीशन पे हो जाएगा आपके राइट हैंड साइड वाली कार्बन पे, अगर पाई इधर से इधर कराओगे तो इधर अटैक CH3 बन जाएगा। बाकी पॉजिटिव का मूवमेंट दो जगह दिखेगा। ठीक है, एक तो इनिशियली आपको ये वाला सेक्शन दिखेगा, और बाद में सेक्शन आपको रिजल्टेंट ये मिल जाएगा। समझ में आ गया? और ये ऊपर बना है इन दोनों का रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो ऊपर डिफाइन किया गया है, ये रेड कलर से मैंने बनाया है। अब समझो, जब मैंने Cl अटैक बेटा कहां पे होगा, इस पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होगा, तो क्या आंसर मिलेगा? यहाँ से क्लोरीन, ये आपका CH2, बीच में आपका क्या आ जाएगा बताओ मुझे? यहाँ से क्लोरीन अटैक हो गया, ये आपका यहाँ से CH2 हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, यहाँ से CH, डबल बॉन्ड की कोई पोजीशन बदलने वाली है नहीं, वो ऐसे वैसा रहेगा, और ये हो जाएगा आपका CH3। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में क्या क्या दिख रहा है कि एक जो हाइड्रोजन है, मतलब जो ऊपर से HCl आया था, अगर आपको याद है HCl का हम लोग एडिशन कर रहे थे, तो H तो यहाँ दिख रहा है और Cl का अटैक यहाँ दिख रहा है। तो नंबरिंग बच्चों करी थी हमने 1 2 3 4, तो ये 1, 4 एडिशन, मतलब HCl में H प्लस अटैक किया है 1 कार्बन पे, Cl कहाँ अटैक किया है 4th कार्बन पे। So this is actually 1, 4 addition. This is called 1, 4 addition product, इसलिए इसका नाम पड़ता है। अच्छा, सेकंड केस की बात करें तो Cl बेटा यहीं अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से मिलेगा CHCl, और ये आपको CH3। तो जो मैंने HCl लिया था उसका अटैक आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पे हुआ है बच्चों। एक तो H का अटैक यहीं हुआ है एज इट इज, दोनों जगह सेम हुआ है। Cl का अटैक यहाँ पे। तो नंबरिंग बेटा 1 2 3 4, ये कौन सा एडिशन है? 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ रहा है? 1, 2 एडिशन प्रोडक्ट। तो 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं, 1, 4 एडिशन प्रोडक्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं TCP। टीसीपी, टीसीपी का मतलब है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट 1, 4 को बोलते हैं। 1, 2 को हम लोग बोलते हैं केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आपका कौन सा है? 1, 2 एडिशन होता है। ठीक है, ये काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली, मैंने हमेशा बोला है कोई भी केमिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में, ऑलवेज डिफाइन विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। दो ही तरीके से रिएक्शन फीजिबल हो सकती है। शिरवानी, व्हाट आर यू डूइंग बेटा?
ओके, तो बच्चों यहाँ से आपका ये 1,4 एडिशन, ठीक है। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ये आपका थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, उधर आपको मिलता है केसीपी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, केसीपी और टीसीपी पे ज्यादा जाना है नहीं, बिकॉज ये आपका जब आप कभी भी आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, रिसर्च के लिए जाओगे, तो आपको टीसीपी और केसीपी पे ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है वो आपका बना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन की गई है, बस आप इतने ही समझो, इसके बाहर नहीं आएगा कुछ। कभी भी यहाँ पे आपको बाकी जो इसके टर्म होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, डेल्टा जी, टी, है ना, ये सारे टर्म यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो 1,2 एडिशन है वो आपका केसीपी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। वो आपका यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स प्रोसेस है, रेट है, ठीक है, उसके थ्रू आपका यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का डिफाइन किया है, डेफिनेशन डिफाइन हुई है, ठीक है। तो ना क्वेश्चन इज दिस कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, कोई बताना चाहेगा इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, व्हिच वन इज मोर स्टेबल। लेकिन आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करोगे ना, बताओ बेटा जरा संदेश, रिएक्शन इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी, दोनों में से किसकी अधिक होगी। ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर है, यस डेफिनेटली। बिकॉज देखो इधर पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे इधर रेजोनेंस होगा, इधर से अगर आप देख रहे हो तो हाइपर कंजुगेशन भी होगा इधर से, है ना। तो यस, और ऑब्वियसली आपका ये सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है, या आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस होगा, यहाँ पॉजिटिव से रेजोनेंस। तो अधिक स्टेबल कौन है ये, ध्यान दो, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला सेकंड डिग्री वाला मोर स्टेबल, रेजोनेंस है प्लस हाइपर कंजुगेशन, सीएस3 से हाइपर होगा, और बाकी 10 से डबल बॉन्ड से आपका रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे नीचे जो आंसर बनता है प्रोडक्ट, दैट विल बी रिवर्स। जो टीसीपी होता है 1,4 एडिशन, ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है। प्रोडक्ट की बात करूं तो 1,4 इज द मेजर आंसर, 1,4 इज द मेजर आंसर, ठीक है। अगर आप इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, रूल्स देखो फेल हो रहे हैं हर जगह, है रूल्स, चीजें आपकी बदल रही हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, हाँ वही यार, थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर की बात, थर्मो का मतलब टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। मैं उस पर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जब आप इंटरमीडिएट की बात कर रहे हो, 1,4 एडिशन जो बना प्रोडक्ट है, 1,4 एडिशन का जो इंटरमीडिएट है ऊपर वाला, ये इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम, किससे कंपैरिजन में 1,2 एडिशन जो बना प्रोडक्ट है उसके इंटरमीडिएट से। क्यों, क्योंकि देखो ये 1,2 एडिशन जो बना प्रोडक्ट है उसका इंटरमीडिएट सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन है, जिसके पास क्या दिख रहा है आपको, आपको हाइपर कंजुगेशन CH3 की साइड से दिख रहा है, और इधर से रेजोनेंस दिख रहा है। और आपका 1,4 एडिशन का जो इंटरमीडिएट है, वहां पे देखोगे तो सिर्फ रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इंटरमीडिएट आता है तो आप टिक कर सकते हो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अपने प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट में जो टीसीपी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को बियर करने वाला, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला, टेम्परेचर को अच्छे से बियरेबल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने वाला, अधिक टेम्परेचर पे स्टेबल होने वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अब इन दोनों में से 1,4 जो है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है प्रोडक्ट की, एज कंपेयर टू 1, आपको 2। तो 1,2 जो दिख रहा है उसकी स्टेबिल, इसको आप और भी तरीके से समझ सकते हो, रेजोनेंस के बेस पे भी समझ सकते हो, बाकी फैक्ट के बेस पे भी समझ सकते हो। तो ये जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए आप मुझे बताओ बच्चों, कौन सा रूल्स वर्क करता है। रूल्स की अगर आप बात करोगे तो आपका हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो है नहीं, कहीं रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, तो लेकिन जो सामने CH पे एक हाइड्रोजन है वहीं से आपको वहां से आपको हाइपर कंजुगेशन मिल सकता है। उल्टा रिवर्स हाइपर कंजुगेशन भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन भी लगा के दे दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर से भी हाइपर करेगा और इधर से भी हाइपर करेगा, दोनों साइड से हाइपर कंजुगेशन करेगा। तो डबल बॉन्ड अधिक स्टेबल कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बच्चों आपके फोर्थ के अंदर आपका जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, एज कंपेयर टू 1,2 एडिशन। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम, लेकिन उसका जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, रूल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, हाँ, हुआ क्या है कि जो आपका 1,4 है वो आपका टीसीपी है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। अब उसको है ना ऊपर में बना के दिखाता हूँ आपको, देखना ध्यान से, इसको ना थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड, यार इरेजर भी काम नहीं करता, स्लो है।
ठीक है, अभी क्लियर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हाँ इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं 1,4 की पहले, ठीक है। तो 1,4 के बीच में देखो क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एल्कीन है आपका CH3 है, इधर आपका यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl, ठीक है। इसकी बात करेंगे, ये आपका CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH यहाँ पे है, दिस इज CH एंड क्लोरीन, नाउ दिस इज CH3, ठीक। ये डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये डबल, ठीक है। आप मुझे बताओ स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको पता है कि जब हम कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एल्कीन्स, ट्रांस वगैरह सारी स्टेबिलिटीज की बात करते हैं, सिमेट्रिकल एनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो वी विल डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइपर दिखेंगे, ये देखो एक अल्फा 1 इसे मान लो, अल्फा 2 इसको मान लो, राइट। इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 3 इधर दिख रहे हैं, 2 इधर दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको हाइपर कंजुगेशन मिलेगा टोटल 5, ठीक है। अगर इसके हाइपर कंजुगेशन की बात करोगे, ठीक है, मैं सिर्फ आपको रूल्स बता रहा हूँ, उस रूल्स को अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा और बताऊंगा, वो बाद में आएगा, बताऊंगा मैं। अभी जितना इंपॉर्टेंट या कोई नया टर्म में यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले हैं। जो आपको ऑलरेडी पता है उसी में से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा इसके साथ देखोगे तो यहाँ पे कोई इधर तो हाइपर हो नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा 1 हाइपर कंजुगेशन, करेक्ट है। तो अब इन दोनों में से अधिक स्टेबिलिटी किसकी दिख रही है, ऑब्वियसली जहां पे हाइपर कंजुगेशन अधिक, इसलिए हमारा 1,4 जो हम इसको रिजल्टेंट बोलते हैं टीसीपी, में टीसीपी डिड्यूस नहीं कर रहा हूं। अगर टर्म लिखा मिले टीसीपी तो उसका मीन क्या होता है वो समझ लो। बाकी इसके इसके बारे में डेप्थ में बाद में बताऊंगा, टीसीपी केसीपी पे एक लेक्चर में लूंगा। टीसीपी और केसीपी की रिएक्शंस कितनी होती हैं और कैसे वर्क करता है, मैं अलग से लेक्चर लेने वाला हूं, मिक्स नहीं करने वाला हूं। यहां मिक्स कर दूंगा, चीजें सब कुछ इधर से उधर हो जाएंगी, ये बात समझ लो आप। इसलिए मैं टीसीपी और केसीपी फोकस ही नहीं किया, मैंने सिर्फ नाम लिख के दे दिया कि थर्मोडायनेमिकली है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो केसीपी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, बस इतना नाम लिया है मैंने। लेकिन टीसीपी केसीपी को मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, अलग से मैं लेक्चर लेके आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ पे इस चीज को समझ लो आप, बहुत ईजी है कि जो टीसीपी और केसीपी में हम लोग बात करते हैं उसको छोड़ दो, लेकिन आंसर प्रोडक्ट के बारे में तो आपको टीसीपी को 1,4 को रिलेट करना है, टीसीपी से 1,2 करना है, केसीपी से, बस इतना ही अभी ध्यान रखो। बहुत बड़ी चीज नहीं है याद करने के लिए, सिंपल सा है, छोटा सा है ना। मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो कुछ चीजें आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेमोराइज नहीं करना है, मैं टीसीपी केसीपी अलग से पढ़ा दूंगा, वहां पे ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। अभी सिर्फ ये समझ लो कि इन दोनों में से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है जहां पे हाइपरबल मैक्सिमम, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी विल मैक्सिमम, चीजें फिनिश। समझ में आ गया, बताइए मुझे। यश सुशांत, संदेश, मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाँ संदेश बिल्कुल। जो आपने टर्म यूज किया ना वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा एक्सप्लेन, उसको मैं करूंगा एक्सप्लेन। टेम्परेचर ना दिया है नहीं दिया उसके ऊपर बात करूंगा मैं, तो कितना टेम्परेचर होता है वो भी, इसलिए मैं टीसीपी केसीपी एक अलग से लेक्चर लूंगा, उसको पूरा ही समझा दूंगा कहाँ कहाँ पे कैसे वर्क करता है। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ, ग्राफ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ग्राफ में समझो बच्चों, यहाँ पे लिया है मैंने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना हमारा जो सिलेबस है वो फिर रुक जाता है, इसलिए ना कुछ चीजों को मुझे जानबूझ के रोकना पड़ता है, नहीं तो मैं टीसीपी केसीपी पढ़ाने के लिए कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन बाकी चीजें फिर कट हो जाती हैं, नहीं तो 2 लेक्चर फिर टीसीपी केसीपी भी जाने वाला है, ठीक है। लेकिन उस पे इतने क्वेश्चन आते नहीं है मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर भी, तो इतना नहीं जाना है। अभी समझो यहाँ पे कि जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके रिस्पेक्ट में हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो आपको पता है ग्राफ में यहाँ पे जनरलाइज कर देता हूँ, इस तरीके से यूं, देन इस तरीके से, लास्ट दिस। आप यहाँ पे थोड़ा मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करने वाला हूँ कि ग्राफ जो हमारा है ना वो किस तरीके से प्रोसीड होने वाला है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जो मेन रेक्टेंट गिवन है वो तो आपको पता है यहाँ गिवन होगा सर, ये रेक्टेंट की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रिएक्शंस की बात कर लोगे, फिर यहाँ से पहली स्टेप में ये बनेगा, यहाँ से 1,2, 1,2 मतलब यहाँ पे आपको डिफाइन किया जाएगा लो टेम्परेचर, 1,2 ये रहेगा आपका लो टेम्परेचर। या लो टेम्परेचर मत लिखो तो ही अच्छा है, नहीं तो आप बोलोगे सर थर्मोडायनेमिक्स तो बताया नहीं, टेम्परेचर क्यों लिख दिया, रहने दो उसको, ठीक है। अभी यहाँ देखो, अब इसके बाद 1,2 ठेवलाय तो वरती यावर क्या, टेबलवर काय काय म्हणून ठेवलाय हो टेबलवर तर खुर्चीवर असते और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से आपको मिलेगा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, और वो क्या देखने को मिलेगा मैं नीचे हो रहा हूँ, CH2, देन आपको काय नाही आलंय त्याला खाली देन आपका हे करा मग फोल्ड CH। करा की त्याला पहिला नेताना फोल्ड करा की त्याला मग क्या माइक कौन है अनिरुद्ध, यार क्या कर रहे हो।
क्या करते हैं बच्चे यार। चलो चलो, तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे CH2 देन आपका सिंगल बॉन्ड CH, ये हम लोगों ने बनाया था पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, अगर आपको पता होगा तो यहाँ से हम बना सकते हैं डैश डैश डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1,4, ठीक है, 1,4 एडिशन, ठीक है। तो 1,4 एडिशन में आपको पता है कि यहाँ से CH2 ये आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH, नाउ दिस इज CH3, यहाँ पे 1 पे अटैक हो चुका है हाइड्रोजन का H+ का, बाकी Cl जो X- का अटैक आपका यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। तो दिस इज 1,4 एडिशन। यहाँ से 1,2 एडिशन, देखो सबसे पहले मेरी बात को समझ लो, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रिएक्टेंट। बच्चों प्लीज ध्यान दो, ये क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी आपको इनिशियली यहाँ पे मिलेगी। देन आपका 1,2 एडिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ वो यहाँ मिल जाएगा। रेजोनेंस हो रहा है ना, अरे पहली स्टेप में क्या था, यही था ना, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरीके से, यही तो मॉलिक्यूल था पहली स्टेप, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर पाई मूव किया था, ये माइनस ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला सेक्शन, तो यहाँ से 1,2 एडिशन मिल जाएगा। यहाँ से HCl आएगा तो H+ अटैक करेगा इस पॉइंट पे, Cl करेगा इस पॉइंट पे, तो सेकंड स्टेप मिल जाएगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका X, यहाँ पे आपका CH3, ये आपका सेकंड इस पॉइंट पे हो गया। फिर से एक रेजोनेंस होने का चांसेस है, तो वो रेजोनेंस फिर से होगा बिकॉज यहाँ पॉजिटिव, तो यही सेक्शन फिर से कन्वर्ट होगा, तो फिर यहाँ पे जाएगा तो 1,4 वाला यहाँ मिलेगा, जो देखो मैंने ऑलरेडी बना के दिया है। और लास्ट में आपका एडिशन हो जाएगा फिर से, तो यहाँ से आपको मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा आपका कार्बन 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 एंड कार्बन, यहाँ पे Cl और बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे CH3, तो जिसका हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा हो रहा था, मैंने बताया था ये TCP प्रोडक्ट है, दिस इज बेसिकली ये 1,4 एडिशन है, TCP प्रोडक्ट है, तो इसकी देखो एनर्जी सबसे कम है और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे कर्व है, कर्व भी आता है तो भी आप इस तरीके की चीजों को डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक, बताओ बच्चों सभी लोग, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है? ओके, अब मैं चलने वाला हूँ क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं लेता हूं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग ट्राई करो, मुझे बताओ। मैंने बच्चों लिया है CH3, नाउ दिस इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके सामने मैंने यहाँ पे लिया है HBr, ठीक है। सेकंड मैंने लिया है HBr के साथ लिया है बच्चों CCl4। बताओ क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, कोशिश करो और आंसर बताओ। यहाँ बच्चों लिया है मैंने एल्कोहल HCl ले लिया है, HCl ले लिया मैंने आपका ROH, ठीक है। और यहाँ पे और थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड भी ऐड कर लेते हैं, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। अब ले लेते हैं बेटा यहाँ से हम लोग HBr, और इसके साथ ले लिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल। ट्राई करो और आंसर निकालो, कोशिश करो सभी लोग। HBr वाटर एंड CCl4, चलो बताओ क्या क्या आंसर बनेंगे। ये आपका मेन रिएक्टेंट है, अब डायरेक्ट आंसर निकालो। ओके, देखो बच्चों, फर्स्ट केस में यस, नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर बनेगा। फर्स्ट केस में आंसर क्या बनेगा बताओ जरा। फर्स्ट केस में 2 मोल्स मैंने लिया, मैं सीधा आंसर लिखूं, चलो यहाँ से आपको CH3, देन आपका यहाँ से कार्बन, 1 ब्रोमीन, जेमिनल बनेगा ना, जेमिनल याद होगा, जेमिनल वाला आंसर ये बन गया फर्स्ट में। सेकंड केस में भी यही सेम आंसर मिलेगा बिकॉज CCl4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मोल्स आपको दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोडक्ट बनने वाला यही जेमिनल आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट केस से क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल दिया है, 1 मोल दे दिया है, हाँ नॉन पोलर ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, Br अटैक ही करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को चांस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका यहाँ पे CH3 रहेगा, देन कार्बन, और अब बताओ यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है, ROH दे रखा है, मैंने ROH दिया है, नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स दिया था, ROH दिया है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा O के साथ CH3, ठीक है, बिकॉज इट इज सॉल्वेंट, और बाकी यहाँ से बनेगा आपका डबल बॉन्ड या आपको CH2, दिस इज द आंसर। लास्ट वाले केस में आंसर क्या मिलेगा, किसी बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।
यहाँ से आपको मिल जाएगा OH और ये आपका डबल बॉन्ड एंड आपका CS2। रिएक्शन फर्दर प्रोसीड बिकॉज दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्ड भी वही है, OH भी वही है, 2 मेरिज्म पता होना चाहिए, कीटोनॉल वही आपका है, जिसे इनॉल फॉर्म, इनॉल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, तो बनेगा आपका यहाँ से CH3 देन कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। दिस इज द आंसर फाइनल। ठीक है, तो कीटो आपको मैंने बोला था जनरली स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर एक्शनल फैक्टर वर्क ना करें, एच बॉन्डिंग वगैरह, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, रेजोनेंस वगैरह है ना, कंजुगेशन, तो यहाँ पे ये थर्ड में ये मेजर आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले में यही मेजर आंसर होगा। ये सभी को समझ में आ गया, कुछ दिक्कत है नहीं बच्चों। सेकंड में क्या होगा, इस वाले में एचसीएल वाले केस में क्या होगा, Cl माइनस, जैसे आप बोलोगे ना कि सर Cl माइनस अटैक क्यों नहीं किया, जैसे Cl माइनस जैसे HCl से H प्लस बाहर जाएगा वो अटैक कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो यहाँ से जो Cl माइनस आएगा वो Cl माइनस को जो एल्कोहल है, एल्कोहल विल वर्क एज ए डाइपोल, तो Cl माइनस के आसपास क्या होगा, वो जो आपका एल्कोहल वाला सेक्शन है जो डाइपोल है वो आपका कर लेगा इसको सराउंड, और सराउंड करने के बाद Cl माइनस की इस क्लोराइड आयन की आयनिक मोबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। जब इसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज तो Cl माइनस कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा, तो मौका मिलेगा सॉल्वेंट को, बिकॉज सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, तो एल्कोहल्स का जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है दैट विल अटैक, तो वो अटैक करेगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके पास प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा बस, इसलिए OCH3 आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे OH ये भी वाटर मॉलिक्यूल से आया, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया सभी, किसी कोई डाउट है यहाँ पे पूछ सकते। हाइड्रोबोरिन तैयार होगा ना, ब्रोमीन हाइड्रो ब्रोमीन क्यों नहीं है उस कंपाउंड में, अपने प्रोडक्ट में ब्रोमीन क्यों नहीं है? किस कंपाउंड बेटा, फोर्थ में। अच्छा फोर्थ में ब्रोमीन क्यों नहीं है, हाँ उसका भी रीजन यही है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, तो उसका रीजन भी यही है, जैसे H प्लस और Br माइनस डिसोशिएट होगा ना, आप ध्यान देखना बेटा, जैसे H प्लस और Br माइनस डिसोशिएट होगा ना, तो H प्लस तो अटैक कर देगा जाके, उससे कोई डाउट ही नहीं है, बचा Br माइनस, तो Br माइनस के आसपास क्या होगा, वही वाटर, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ सॉल्वेंट, याद करो बेटा जल्दी से, सॉल्वेंट में वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के सामने जैसे Br माइनस आएगा तो Br माइनस के आसपास वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे डाइपोल की फेज में, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज, तो आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो मौका किससे मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल को, तो वाटर मॉलिक्यूल पहले अटैक करेगा, दो फाइट होगी ना, Br माइनस इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं और वाटर मॉलिक्यूल खुद में, तो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट तो मोल्स ज्यादा होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल अब अटैक करेगा, Br माइनस अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो चुकी है, तो Br माइनस कभी भी नहीं मिलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है वो अटैक करेगा, तो अब जब वो अटैक करेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन का जब लोन पे अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से रिलीज होगा एसिडिक हाइड्रोजन, वो बाहर चला जाएगा, सिर्फ OH आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके थैंक यू। हेलो सर, हाँ पूछो। वो OCH3 जोड़ा ना आपने O के साथ, वो R ग्रुप कौन सा हो, वो जोड़ना है ना, मेथनॉल और एथनॉल, मैक्सिमम केस में ना R पार्ट इज आपका मिथाइल पार्ट या एथाइल पार्ट, वही आपको मिलेगा, अधिक से बड़ा ग्रुप नहीं मिलेगा, है ना, ओके बड़ा सर, ग्रुप नहीं मिलेगा, मिथाइल या एथाइल, बस यहीं पे जेईई मेंस में क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है मैंने, जरा इसको भी ट्राई करो तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है मेरे HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है वही HCl के साथ वाटर मॉलिक्यूल, और लास्ट क्वेश्चन है आपका HCl के साथ एल्कोहल। एल्कोहल ना बच्चों में मैथनॉल ले रहा हूँ, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा था इसीलिए ये मैंने मैथनॉल, अब समझ लो हो क्या रहा है, ऊपर वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो CCl4 इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, HCl में डिस्टर्बेंस नहीं करने वाला, CCl4 गिवन हो या ना गिवन हो एरो पे कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज HCl इज ए पोलर, CCl4 इज ए नॉन पोलर, तो लाइट जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती है कोई इश्यू नहीं है, पाई को इधर से इधर घुमा दो, ये माइनस ये प्लस, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, यस H प्लस का अटैक यहाँ पे, Cl माइनस का अटैक ये, मैं दोनों स्टेप को एक ही साथ बता रहा हूँ, दो स्टेप होती है आपको पता है मैकेनिज्म में, दोनों स्टेप एक साथ, तो बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा CH3, नाउ दिस इज CH, यहाँ पे Cl और बाकी यहाँ पे आपको CH3 बन गया पहला प्रोडक्ट, कोई इश्यू नहीं है, 1 मोल्स ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है तो 1 मोल गिवन है। अब सेकंड को समझो, सेकंड केस में क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा HCl H प्लस और Cl माइनस आयन, सुनना बच्चों ध्यान से, H प्लस तो अटैक आराम से कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 एंड CH एंड आपका सिंगल बॉन्ड CH3, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। आप मुझे बताना बच्चों ध्यान से, Cl माइनस और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, दो चीजें हैं, दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो न्यूक्लियोफाइल, यू नो वेरी वेल,
तो Cl माइनस होगा ना उसके आसपास, बिकॉज इस पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज, तो इसके आसपास बच्चों वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, डाइपोल की फेज में, डाइपोल की फेज में इकट्ठा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो आयनिक मोबिलिटी है, मतलब चलना फिरना सॉल्वेंट के अंदर, वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा, ये चल ही नहीं पाएगा, तो अब इसे मौका मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, दैट विल अटैक। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा, बिल्कुल बिलो अटैक, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। तो यहां से आपको बन जाएगा CH3, नाउ दिस इज CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो बनेगा। इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ से जो प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन दैट विल रिलीज, ये जाएगा बाहर, इसको बाहर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेंट में ही जाएगा। बाकी आपको मिलेगा सिर्फ यहाँ पे OH लगा हुआ। तो रिजल्टेंट आंसर आपको दिख गया बच्चों। रिजल्टेंट आंसर में यहाँ से क्या बनाऊं बताओ, CH3 हो गया, नाउ दिस इज CH एंड दिस इज OH, नाउ दिस इज CH3। कितना इजी है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। Cl माइनस का अटैक नहीं होगा, पहले H प्लस का अटैक हो जाएगा। Cl माइनस के आसपास आपका जो एल्कोहल, जो आपका एल्कोहल है, मेथनॉल है, वो डाइपिल में, डाइपोल में होता है प्लस और माइनस, वो उसका आसपास इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। तो Cl माइनस का अटैक नहीं हो पाएगा, तो OCH3 मिलेगा। बिल्कुल से आपने सही देखा। तो यहाँ से मिलेगा CH3, नाउ दिस इज CH एंड CH3, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ CH3। कोई डाउट नहीं, बिकॉज जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर चला जाएगा, उसको जाने दो। क्या मिल गया, ईथर मिल गया भाई साहब, दिस इज ईथर। देखो ध्यान से, एल्काइल पार्ट मिथाइल ऑक्सीजन, देन उधर एल्काइल पार्ट, ठीक है ना। ईथर मिल गया है, ऊपर क्या मिला है, एल्कोहल मिल चुका है, इसके ऊपर क्या मिला है, एल्काइल हैलाइड मिल चुका है। समझ में आ गया पूरी की पूरी स्टेप। सर आपने वो एडिशन ऑफ HOX पढ़ाया था, वो उसमें से वहां पर एडिशन कैसे होता है, वहां और इस सेकंड स्टेप में क्या डिफरेंस क्या है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म वहां पे होता है बेटा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ये क्लासिकल वाले हैं, ये जितने भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे एग्जांपल क्लासिकल के हैं। क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म वो था नॉन क्लासिकल वाला, क्लासिकल अलग है, नॉन क्लासिकल अलग है। वो मैंने आपको पढ़ाया था ना, H2 के साथ वाटर डालो या HOCl डालो, HOX डालो, वो एक ही केस है। उसमें पहली स्टेप में क्या होता है आपको पता है, कोई रिअरेंजमेंट नहीं होता वहां पे, लेकिन यहाँ पे हर जगह रिअरेंजमेंट हो सकता है। दिस इज क्लासिकल पार्ट। वहां पे क्या होता है, साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है, आपको याद होगा ना, वो Cl लगा था ना, Cl2 आया था, वो इस तरीके से ज्वाइन हो गया था दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और वहां से उसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, तो ऊपर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आया था। फिर दो केस मैंने बताए थे, या तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल से होगा। अब वो अटैक या तो इधर कराए, बिकॉज Cl माइनस वहां से निकलता था, वो वाटर मॉलिक्यूल से पकड़ लेता था, तो वाटर मॉलिक्यूल या तो आपको इस कार्बन पर अटैक करे जहां पॉजिटिव, या फिर इधर, बिकॉज साइक्लोहेलोनियम आयन बनता था। तो फिर स्टेबिलिटी देखते हैं, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन उस पर अटैक उसे करा तो सीधा आंसर वहां पे कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है वो साइक्लोहेलोनियम आयन होता है, यहाँ बनता है इसमें से कार्बोकैटायन बनता है, वहां बनता है साइक्लोहेलोनियम आयन, जिसकी वजह से वहां पे रिअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। वहां भी बैक अटैक होता है, कोई इश्यू नहीं है, लगभग दोनों के प्रोसेस सेम है, बट ये ध्यान रखना है कि वहां पे रिअरेंजमेंट नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस? मतलब सर वहां पर Cl माइनस को अटैक करने का चांस मिलता है और यहाँ पर वो नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, आपने अपने गलत सोच लिया, फिर से सोचो। मैंने आपको वहां बताया था, आपको वहां से बताया था, आप उस लेक्चर को देख भी लेना, मैंने आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। ये वाला सीन था ना, समथिंग ऐसा मान लेते हैं, जो Cl2 मैं बोलूँ ना, यहाँ पे Cl2 के साथ थोड़ा फिर से जरा समझ लो एक बार, ठीक है, आपने पूछा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, जरा मैंने जो बताया वही फेज बता रहा हूँ। ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पाई हो जाएगा यहाँ फिनिश, इसके पास क्या होगा, डेल माइनस, इसके पास डेल प्लस एंड डेल प्लस, बिकॉज कार्बन के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ चुके हैं। अब मैंने बताया था कि ये जो क्लोरीन ऊपर वाला है जो डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के साथ, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो नेगेटिव चार्ज वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल इस टर्मिनल क्लोरीन की तरफ शिफ्ट जैसे होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ये Cl माइनस बाहर जा चुका है। अब ये Cl माइनस के आसपास वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे फिर से हो जाएंगे, आपको मेरी, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल से आया है, तो अब ये Cl माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए कहानी यहाँ पे खत्म। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, और Cl माइनस गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो हर जगह आपको प्लस चार्ज ही मिलने वाला है, प्लस प्लस प्लस। दिस इज साइक्लोहेलोनियम आयन, दिस इज साइक्लोहेलोनियम आयन, पूरा का पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, कोई यहाँ पे रिअरेंजमेंट नहीं होगा। अब सामने Cl माइनस ने अटैक तो किया नहीं, तो अटैक अब कौन करेगा, जब ये अटैक नहीं करेगा तो अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का लोन पेयर। तो या तो अटैक वहां कराओ या फिर अटैक यहाँ कराओ, इन दोनों में से कहीं भी अटैक कराओ, लेकिन ध्यान रखना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर मैं यहाँ पे इस इधर से इधर, बिकॉज क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा,
तो अगर मैं इस सिग्मा को इधर से मूव कराऊं तो स्टेबल हो जाएगा, तो बनेगा सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अब वाटर मॉलिक्यूल तेजी से अटैक कर जाएगा। अगर मैं इस तरफ से इस सिग्मा को मूव कराता तो भी Cl स्टेबल हो जाता, लेकिन यहां से मिलता 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती, इसलिए ये वाला अटैक पॉसिबल होगा, ये अटैक आपका होगा लेकिन माइनर में होगा, माइनर बनेगा प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया? यस सर, समझ गया। ओके परफेक्ट, थैंक यू। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में लेने वाला हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ थोड़ा चलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किस तरीके से होती है। तो देखो बच्चों, जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री वहीं पे इंट्रोड्यूस होगी जहां बच्चों कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं प्रोडक्ट के अंदर। कहां मिलते हैं? प्रोडक्ट के अंदर। अगर मिलता है कायरल सेंटर कार्बन तो डेफिनेटली वहां पे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन की जाएगी। तो मैं एक टर्म बोलूंगा, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, व्हेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, लिखता हूं मैं, व्हेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड या ऑब्टेन contains at least one chiral, carbon, then reaction is stereospecific, and also may be स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो बच्चों व्हेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड कंटेन एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, देन रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, और उसको हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि स्टीरियो सेलेक्टिव कौन सी है, स्टीरियो स्पेसिफिक कौन सी है? तो प्रोडक्ट में चेक करना पड़ेगा कायरल सेंटर कार्बन आपको, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो एसएसआर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बच्चों क्या बोलती है कि जब भी कोई भी मिलता है आपको मेजर प्रोडक्ट, ध्यान दो, जब भी रिएक्शन के अंदर ऑब्वियसली हम मेजर प्रोडक्ट की तरफ ही बच्चों मूव करते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो मेजर प्रोडक्ट ही निकालो, ठीक है। तो यानी जब किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट अगर बच्चों ऑब्टेन्ड होता है, जैसे मैं एक रिएक्शन आपको देख के दूं, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ध्यान देना, और इसके साथ में लेके आया मैं H2 के साथ CCl4, तो क्या आंसर बनेगा? यहां से क्या आंसर बनने वाला है आपको पता है, एंटी एडिशन होने वाला है। यहां से क्या बनेगा प्रोडक्ट? भाई क्लोरीन 2, आप देखो CCl4 कोई रोल प्ले नहीं करेगा, CCl4 यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हेलोजन आपका वो भी नॉन पोलर ही है, हेलोजन इज ऑल्सो नॉन पोलर, आप समझ सकते हो, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, बात समझ में आ रही है। लेकिन हेलोजन अपना रोल प्ले करेगा जिससे प्लस और माइनस, बिकॉज ये सामने क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो उसके सामने जब यहाँ पोलरिटी क्रिएट होगी, ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे होगा प्लस। तो अगर सामने पोलरिटी है तो हेलोजन भी अपनी पोलरिटी को डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर भी आपका क्या होता है, माइनस और प्लस चार्ज, आपका पार्शली माइनस पार्शली प्लस चार्ज क्रिएट होता है। तो हेलोजन जाके जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बनेगा आपका एंटी एडिशन प्रोडक्ट, यहां से बनेगा एंटी एडिशन प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक। अब आते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव पे। तो स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होगा कि जब भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, उसमें से एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका, ऐसा होना चाहिए जिसके पास प्रेजेंट हो बच्चों, क्या, जिसके पास कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, क्या नहीं, हम ऐसी बात नहीं, कायरल सेंटर तो दोनों में दिखने वाला है, बिकॉज बोथ आर स्टीरियो, दिस इज आल्सो स्टीरियो, दिस इज आल्सो स्टीरियो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टीरियो स्पेस को हम क्या करते हैं, व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एंड वन इज सेलेक्टेड एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब सिलेक्शन कर लो, 2 प्रोडक्ट बने हैं, 3 बने हैं, 4 बने हैं, 10 बने हैं, उन समय से मेजर कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव। जो मेजर वाला उसको बाहर निकालो वो होगा स्टीरियो सेलेक्टिव, सिलेक्शन करना। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको वहां पे जब मेजर प्रोडक्ट आपका फॉर्म्ड होगा तो मैं बोल सकता हूं व्हेन ए स्पेसिफिक मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, स्पेसिफिक मेजर प्रोडक्ट, अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक।
स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले वही आपका मेजर हो। स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या सिलेक्शन करना, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं लेकिन एक को सिलेक्ट करो, वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो स्पेसिफिक क्लियर। स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या है, एक ही बनेगा प्रोडक्ट वही मेजर होगा। स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या है, बहुत सारे बनेंगे उसमें से एक निकालो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, एक निकालो जो मेजर हो उसको बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव। ये हो गया स्टीरियो सेलेक्टिव वाला पार्ट, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे सेलेक्टिव। अब आते हैं रेजियो सेलेक्टिव, एक वर्ड और आता है यहाँ पे रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव का मीन क्या है, मैं बोलूंगा व्हेन प्रोडक्ट मेजर ऑब्टेन्ड एज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर, 2D हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ऑफ ईच अदर रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव, उसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, जिसमें एक ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट, वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाएगा। जैसे रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया, एक ही यही बनेगा प्रोडक्ट, तो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मैं बोलूंगा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कौन सी है, तो सेलेक्टिव को समझो ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है CH3, नाउ दिस इज CH एंड डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने दे दिया मैंने HCl। बोलोगे सर दो मिलेंगे प्रोडक्ट, दो कौन कौन से मिलेंगे, एक कहां से मिल सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, Cl को यहाँ लगा लो, ठीक है, एक बार पाई इधर कर लो, एक बार पाई यहाँ कर लो, इस तरीके से, और दूसरे में आपको मिल जाएगा Cl यहाँ पे। बट इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, ये दो आपको मिले हैं, दोनों में से मेजर कौन सा होगा, दोनों में से मेजर कौन सा होगा, ये वाला। तो अगर ये मेजर होगा तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ऊपर वाली क्या थी, H2 का अटैक, वो था आपका स्टीरियो स्पेसिफिक, दिस इज स्टीरियो सेलेक्टिव, और ये हो जाएगी आपकी माइनर। समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे है कि रेजियो सेलेक्टिव किसको बोलते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं रेजियो सेलेक्टिव। तो रेजियो सेलेक्टिव का बेसिकली मीन होता है कि जब भी आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो मैं लिखूंगा व्हेन प्रोडक्ट ऑब्टेन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ना, 2D हम लोगों ने पढ़े थे, सारे चेन पोजीशन रिंग चेन, वो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर, then reaction is called रेजियो सेलेक्टिव। ठीक है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव भी रेजियो सेलेक्टिव हो सकती है, ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी रेजियो सेलेक्टिव हो सकती है। जैसे मैं क्वेश्चन दो यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे लगा लो हाइड्रोजन, एक बैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पे लेकर आया मैं HBr। यहाँ से दो आंसर मिल सकते हैं, पाई को इधर लेके आओ, पाई को इधर लेके जाओ, तो यहाँ से कार्बन 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 ब्रोमीन को यहाँ लगा लो, दूसरा कार्बन 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 ब्रोमीन को यहाँ लगा लो। तो देखो ये कौन सा आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है ना, पोजीशन आइसोमर्स, यस बिल्कुल सही। ब्रोमीन की पोजीशन डिफरेंट है, पहले में है 2 ब्रोमो, ठीक है, इसमें है 1 ब्रोमो, तो ये आपकी ब्रोमीन की पोजीशन को डिफरेंट, दिस इज पोजीशन आइसोमर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ऊपर वाली भी हो सकती हैं, ठीक है, जो स्टीरियो सेलेक्टिव थी। बस मैं 2 मिनट और लेता हूं और मैं लेक्चर को फिनिश करता हूं, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स। अब यहां से देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे वर्क करती है, तो बस मैं 2 मिनट और लेता हूं और मैं लेक्चर को फिनिश करूंगा। प्लस बच्चों मैं लेता हूं यहाँ पे रिएजेंट, और यहां से आपका फॉर्म होगा प्रोडक्ट, इसे एक्सप्लेनेशन में कल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिस, ये आपका ट्रांस एंड ट्रांस। अगर सिस एल्कीन के सामने रिएजेंट बच्चों आता है सिन एडिशन वाला, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे मीजो। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मीजो। सिस के सामने अगर बच्चों एंटी एडिशन रिएजेंट आते हैं तो आंसर मिलता है आपको रेशमिक मिक्सचर, मैं कल बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। ट्रांस के सामने अगर आपका सिन एडिशन रिएजेंट आता है तो आंसर मिलता है रेशमिक, और ट्रांस के सामने अगर आपका एंटी एडिशन आता है तो फिर आंसर मिलता है आपको मीजो। क्या मिलता है, मीजो। तो ये आपकी पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे, मीजो कंपाउंड कैसे है, रेशमिक कैसे पहचानना है, ये सब मैं बताऊंगा कल। सिन एडिशन रिएजेंट कौन से हैं, एंटी एडिशन रिएजेंट कौन से हैं, ये भी बताऊंगा मैं कल, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से ज्वाइन हो जाना 8:30। थैंक यू स्टूडेंट।